बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन और साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के रूह रवान जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यूथ कन्वेंशन जो कि जिना कन्वेंशन सेंटर में हुआ उससे ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ख़ासकर सोशल मीडिया से रिलेटेड जो उन्होंने बातें की हैं उस पर जो है वो हम बात करेंगे। और साथ साथ ये कि जो गहमा गहमी है इलेक्शन की वो भी जारी है। आज नवाज़ शरीफ साहब हमें ननकाना साहब में दिखाई दिए, वहाँ पर उन्होंने जलसा किया, उनको तलवार भी तोहफे में मिली है। और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहब उनके साथ मौजूद और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो सरगोदा में मौजूद रहे। तो वहाँ पर क्या कुछ कहा गया उनकी जानिब से, और इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन है वो लफ्ज़ी जंग जो है एक तरह की वो सूरत इख्तियार कर गई है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा एक मुरासला भी जारी किया गया है कि पंजाब में खुदा न खास्ता दहशतगर्दी हो सकती है, ये जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है और इस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। शामी साहब, सर सबसे पहले जो आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सर जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, उन्होंने कुरानी आयत का हवाला दिया, कहा कि जी ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो इसकी तस्दीक कर लो। इसके अलावा जी फैलाने से पहले और सर तो सोशल मीडिया पे तो आप देखते नहीं है, दिन रात वो फॉरवर्ड होती रहती है सर, ये फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, लोग आंखें बंद करके आगे भेजते रहते हैं। तो आर्मी चीफ जो है वो नौजवानों से मुखातिब थे आज। जी सर, अब नौजवानों की बड़ी लॉटरी निकली है। शहबाज शरीफ साहब भी नौजवानों से मुखातिब हैं और अभी थोड़ी देर पहले की बात कर रहे थे, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे और आर्मी चीफ भी नौजवानों से मुखातिब थे जी। अब जहां जाते हैं, अब नौजवानों का तस्करा है कि पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, और जो हमारी पीटीआई है उसकी नज़र भी नौजवानों पर है। तो अब देखते हैं कि नौजवान किसके साथ क्या करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने ज़्यादातर फोकस किया है सोशल मीडिया पर। जी सर, कि उसकी जो सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ आती हैं और बेसरोपा खबरें फैलाई जाती हैं। अब मुसीबत तो यह है ना कि आनन फानन एक चीज़ फैल जाती है, फिर उसके बाद आप उसकी तरदीद करते रहें तो करते रहें, जो डैमेज है वो हो जाता है। रेगुलेशन भी नहीं है ना सर उस तरफ, जैसे यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो पैमरा है, हम आप कोई बात करें, कोई जिक्र करना चाहें किसी चीज़ का, रोक देगा पैमरा। यही तो एक बड़ा चैलेंज है ना कि सोशल मीडिया जो इस तरह का फैला हुआ है, दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप कोई पोस्ट लगा सकते हैं। और यानी आप ये देखें ना, और फिर ये है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनमें से तो कोई पाकिस्तान में तो किसी का दफ्तर नहीं है, बिल्कुल, तो कंट्रोल वहां से होते हैं, बाहर से। कोशिशें की गई थी लेकिन वो नहीं कामयाब हुई। तो एक बड़ा चैलेंज है, ये दरपेश है कि सोशल मीडिया जो है इसके अंदर जो झूठ फैलाया जाता है और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उससे निजात कैसे हासिल की जाए, उसके रास्ते में बांध कैसा बांधा जाए। अभी तो देखे ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ जो तूफान बदतमीजी मचाए हुए लोग थे, तो उनमें से कोई 500 से ज़्यादा जो हैं उनकी तो निशानदेही हुई है, मगर अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो जो मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। पर एक बड़ा चैलेंज है, और हमारा मुल्क जिसमें आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखें, एक मोटरसाइकिल पे 5 आदमी चढ़े हुए जा रहे हैं, 4 आदमी चढ़े हुए जा रहे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है। और हर रोज हमारी सड़कों पर सैकड़ों अफराद जो हैं वो निशाना बनते हैं ट्रैफिक हादसों का, दर्जनों हलाक होते हैं, जख्मी होते हैं, अपाहज होते हैं। किसी के कान पे जूं रेंगती है, ना कोई हुकूमत कुछ करती है, ना कोई अदालत कुछ वो मोटर नोटिस लेती है। तो जब हम सड़कों पर जो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, जो तो फिर इस पे ये कैसे कंट्रोल करेंगे। और कहा यह जाता है कि किसी मुल्क, किसी शहर के अगर लोगों के बारे में आपने जानना है तो वहाँ का ट्रैफिक देख लें तो आपको ट्रैफिक से पता चल जाएगा सोसाइटी कितनी मुनज़्ज़म है। सर लेकिन शामी साहब, तो आप करेंगे क्या? यानी हमें कोई, हमारी इंतजामिया क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है, हमारे अदारे क्या कर रहे हैं, इनको किसी ने रोका है? आप कोई ट्रैफिक कोड जो है उस पर भी कोई इख्तलाफ है मुल्क में?
तो जो ट्रैफिक कोड नाफिज नहीं कर सकते वो आप कहेंगे उनसे रोक लेंगे? फेक न्यूज तो कैसे रोक लेंगे वो? एक समंदर में जो तैरती मछलियां हैं तरह तरह की, उनको कैसे शिकार कर लेंगे उनका? सर हमारे यहाँ तो ये भी इशू था ना कि कोई वीडियो, अगर कोई क्राइम में वीडियो इस्तेमाल हुई है या वीडियो सबूत है, तो वो भी जो है कानून शहादत में बड़ा मसला, यानी कि उसको शामिल नहीं किया जाता। ओ भाई वो तो बात की बात है ना, पहले तो फेक बात तो करें ना, आप उसकी क्या करें? वो तो बात की बात है। वो तो डीएनए टेस्ट जो था एक जमाने में, वो भी नहीं उसको ये नहीं तस्लीम करते थे कानून शहादत में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता तो कानून में तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन मामला ये है कि आपको तो, हमें तो फिक्र ही नहीं है ना। तो आर्मी चीफ जो है उन्होंने तकरीर फरमाई, बड़ा अच्छा किया। तो तकरीर तो सारे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में भाई, उलमा कराम भी दिन रात यही मेंबरों महराब पे बैठ के बातें करते हैं। तो फिर जिम्मेदारी सियासतदान भी यही करते हैं, प्रोफेसर भी यही लेक्चर देते हैं। कुछ करके दिखाएं। लेकिन करना तो सर उन लोगों ने ना, नौजवानों ने है। तो नहीं, नौजवान क्या करेंगे? वो तो यही कर रहे हैं, इधर आई चीज फॉरवर्ड कर दी, नौजवानों की तरबियत करें आप। तो आपको कोई इंतजाम करना है कि इनको रोका कैसे जाए, फेक न्यूज को। आपके ख्याल में सर कैसे रोका जाए? मुझे क्या पता कैसे रोका जाए, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं सर। इसके फिर ये बैठे सर जोड़ के बैठे, अपने चौकस हों, अपनी मशीनरी को दुरुस्त करें। ये बड़ा एक कौमी मसला है ये। बिल्कुल, ये तकरीरों से मसला हल नहीं होगा, न तलकीन से होगा, वादो नसीहत से नहीं होगा। ये तो आपको टेक्नोलॉजी जो है उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको रद्द करने के लिए, फिर लोगों तक पहुंचने के लिए, ताकि कोई जिम्मेदारी का एहसास तो पैदा हो। कुछ वेबसाइट्स हैं सर अखबारात की कि वो फेक न्यूज को बिल्कुल हाँ पहचान बताती हैं। अभी हमारे कई ऐसी शुरू की हैं फेक न्यूज उनका, मगर फेक न्यूज की जब पता चल गया फिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है जो फैला रहे होते हैं। एक पैकेज है ये, पहले आपने निशानदेही करनी है, फिर जो लोग आपके बस में हैं उनको तो पकड़ना है ना। चीन ने तो सही इलाज कर दिया, वहां तो वही प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के जो मुल्क के अंदर है। हाँ, वो बैरूनी तो नहीं इस्तेमाल, बैरूनी तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। ईरान में चले जाए, वहां भी यही सूरत हाल है, मगर आपने तो फाटक खोले हुए हैं, सरहदें खुली हैं सर। फिर लेकिन फिर शोर मचेगा, आजादी है, कौन सी आजादी यार? शोर मचता पहले तो आजादी मुल्क की चाहिए ना। लोग तो ये कहते हैं जी सोशल मीडिया से तो हमें वो खबरें मिल जाती हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले तो आजादी चाहिए मुल्क की, खुद मुख्तारी चाहिए मुल्क की, सालमियत चाहिए मुल्क की। बिल्कुल, बाकी बातें तो बात की हैं। आजादी के नाम पर आप बेरहमी फैलाएं, आप झूठा प्रोपेगेंडा करें, आप लोगों की किरदार कुशी करें, आप उन्हें झूठे इल्जामात लगाएं। खुद हम लोग दिन रात इसका सामना करते हैं। एक मुसीबत है। मेरे अपने नाम से ऐसी फेक चलाई जाती हैं, यानी पोस्टें, आप तस्वीर लगा दी आपकी, नाम आपका लिख दिया और अब पैगाम कभी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ लगा दिया, कभी किसी इमरान खान के खिलाफ, जो मैं तस्वुर ही नहीं कर सकता जिन बातों का। वो बातें मेरे नाम से मंसूब होती हैं, मैं तरदीद कर करके मर जाता हूं। इसलिए इस पे एक मसला है संगीन, इस पे गौर करना है। इस पे जो माहिरीन सारे बैठे, इंतजामी लोग बैठे और दानिश्वर भी बैठे, प्रोफेसर बैठे मीडिया के, और ये सूरत हाल का मुकाबला करें और ऐसे अपने आप को, इंतजामिया को चौकस करें, लेजिस्लेट करें और कुछ करें, करके दिखाएं। एग्जैक्टली। और सर इंडिविजुअल के साथ साथ ज़ाहिर रियासती जो इदारे उन पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। हाँ, ये हमारी हाँ, एग्जैक्टली, हमारा महकमा इत्तलाआत, हमारी FIA, हमारी जनाब ये नैब, हमारे तफ्तीशी इदारे, ये पता नहीं क्या है ये। तो ये तफ्तीशी इदारों को, ये तो इक्विप्ड ही नहीं है, इनमें लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है। तो उनको तो मेरी तरह बेचारों को वो खबर यानी नेट से तलाश करनी भी नहीं आती। इसलिए इस पर गौर करना है। अब इलेक्शन सर पे है, बिल्कुल सर, कैंपेन चल रही है जोरदार। अब आप एक बात सुन लें। आप एक तो ये हुआ, बड़ी एक अफसोसनाक खबर ये आई कि पेशावर से कि बाप ने बेटे को गोली मार दी, झंडा लगाने। 30-31 साल का बेटा था, कतर से आया था, वहां पे रहता, और PTI का हामी था, झंडा लगा दिया उसने अपने घर पे। बाप ने कहा इसको उतारो, वो ANP का था, बेटे ने नहीं उतारा, बाप ने उसको गोली मार दी और वो अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। अंदाजा लगाए जरा,
बर्दाश्त खत्म हो रही है ना सर। यानी अंदाजा आप हालांकि उस बाप को देखें, उस बेटे को देखें। बिल्कुल। अल्लाह अकबर। जब अयूब खान का इलेक्शन हो रहा था ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मुकाबला, मैं था, तालिब इल्म था, सही, और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की जो स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था। अच्छा। और मेरे वालिद जो थे वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो बीडी के मेंबर थे। अच्छा। शायद चेयरमैन थे या मेंबर थे। वो यूफा के हामी थे। अच्छा। हाँ जी। वो मैं साहिवाल में था, वो पाकपटन में थे। अच्छा। मैं जब घर जाता था, हाँ। इतवार को लालटेन लगाई हुई बड़ी, अच्छा। उन्होंने फूल लगाया हुआ। अच्छा। हाँ। लेकिन अब उनको भी गुस्सा आता था, और मैं भी समझता था कि भाई ये आजकल के नौजवानों की तरह समझाते हमारा निशान है, समझाते थे क्या? बस ठीक है, उन्होंने अपनी, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे रोका ही नहीं कभी। अच्छा। हाँ, अपनी, उनका फूल अपना, हमारी लालटेन अपनी। आपका नुक्ता नजर है। हाँ, ये है। तो आपको टॉलरेट करना है। ये सियासी मामला है, कोई मजहबी मामला है भाई। मगर बाप जो है, अब उसको देखिए, सारी उम्र रोएगा ना अपने आप को कि बेटे को गोली मार दी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इसलिए ये जो हमारे सियासी लीडर हैं, ये लोगों को तलकीन करें, भाई ये खेल है, ये क्रिकेट है, ये हॉकी है, फुटबॉल है, जैसे टीमें खेलती हैं वैसे खेले। और ये हमारे कारकुन, अब एक कहां से खाने वाले थे, लोधरा से खबर आई, खंबे पे, बिजली के खंबे पे एक चढ़ गया नौजवान, और वो लगा रहा था बैनर, पता नहीं किस जमात का था, मुझे कुछ तहरीक जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नजर आ रहा था, झंडा कोई ऐसा लग रहा था मुझे। और वो जहां बाग हो गया। लोधरा में तो है ना हमारे जहांगीर तरीन साहब। अच्छा, अब वो पता नहीं क्या, वो उसको करंट लगा और नीचे जहां बहक हो गया। अब बताइए आप, ये तो हादसा है ना सर। ये तो हादसा है, लेकिन कारकुनों को तरबियत तो दे, कोई रोके, कुछ की जिम्मेदारी भी तो है ना यार। अब आप सारे लीडर हजरात जो हैं, वो उनको शौक तो लीड करने का है। सर आपको याद नहीं है जलसों में, जब ये जलसों में खंबे लगे होते थे, वहां पर लटक जाते थे, तो वो साबिक चेयरमैन पीटीआई वो ये कह रहे थे कि भाई नीचे, मतलब यानी कि तुम लोग आ गए, तो लोग तो वालेहाना तरीके से चढ़ जाते हैं। वालेहाना क्या यार, लोगों को समझाएं। सर ये समझना चाहिए, समझना चाहिए, अपने लीडरों को फॉलो करें, उनको लीडर भी समझाए ना। जान अजीज है ना। लीडर भी तो जनाब खुश होते हैं कि उनके जनाब जो पैरोकार हैं उनका क्या कर्तव्य दिखा रहे हैं। अब आप देखें जी सर, अब कैंपेन जो है ना, तो नवाज शरीफ साहब ननकाना साहब पहुंचे, ननकाना साहब सर, तलवार भी पेश कर दी गई उनको। अब पता नहीं वो पीपल्स पार्टी पे क्या गुजरी होगी। वो तलवार तो पहले तलवार थी भुट्टो साहब की, बिल्कुल उनका निशान था, तो बल्ला भी पेश किया उनको, कोई नहीं सिर्फ तलवार नहीं सर। तो बहरहाल सोने का हार का भी सुना है मरियम। बैटिंग तो वो भी करते रहे ना, अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद रेलवे से खेले थे सर। अब मसला ये है कि ये आईपोल का एक सर्वे आया है लेटेस्ट। अच्छा। उसने कहा है कि 45% मुस्लिम लीग नून, अच्छा, और 35% जो है वो है पीटीआई। यानी मुस्लिम लीग नून बतदरीज आगे बढ़ रही है। कल जो हमने ब्लूमबर्ग की भी बात की थी, तो उसमें भी यही था, वो तो तज्जिया था ना मुआशी। जी। अच्छा, अब बात यह है, वो कहते हैं जो पीपल्स पार्टी है वो भी देखिए, उसमें भी वो भी अट्रैक्ट कर रही लोगों को। उसकी पहले सपोर्ट थी 5%, अब हो गई है 8%। बड़ी कम नजर आती है, लेकिन देखिए आप 5 से 8 सफर तो जारी है ना, जारी है। अब ग्राफ ऊपर जा रहा है उनका है। हाँ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि लोगों से पूछा ना कि भाई कौन आदमी आपके मसाइल जो है हल कर सकता है। 51% ने कहा नवाज शरीफ, अच्छा, और 34% ने कहा कि इमरान खान, और बाकी जो है 2%, को 4%, को 3%। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो मुस्लिम लीग नून है और नवाज शरीफ साहब हैं, वो अपना एक मोमेंटम गेन कर रहे हैं। और पीटीआई जो है, जो अफ्ताज पड़ी हुई ना पीटीआई पे, उसके असरात सामने आ रहे हैं ना। तो पीटीआई भी एक मुश्किल में है, बिल्कुल, अगरचे उसके वर्कर्स तो अपने अपने हलकों में सरगर्म हैं, लेकिन रोजाना कोई शिकायत पैदा होती है, कोई कार्रवाई होती है। कभी मियां अजहर साहब को शिकायत है, वो भी अब हम आज़ाद तो नहीं है, मियां अजहर साहब मुकाबले में हैं, उनके घर पे छापा पड़ गया, उसको ये तकलीफ हो गई। हमारे मोहसिन नकवी साहब तो कहते हैं कि जनाब अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी पंजाब में, तो अब उनको चाहिए कोई ऐसा कोई
जैसे कोई सेल कायम कर दें, टेलीफोन नंबर हो, बराह रास्त चीफ मिनिस्टर हाउस, शिकायत सीधी उधर आए, जो शिकायत हो फौरन चीफ मिनिस्टर हाउस में वो दर्ज करा दी जाए। ये अच्छी तजवीज़ है। ठीक है ना। जिस आदमी को शिकायत हो, जिसका पुलिस तंग करे, जिसको ऊपर नाजायज कार्रवाई करे, जिसको दबाव डाला जाए, जिसको रोका जाए मुहिम चलाने से, वो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर हाउस में शिकायत उसकी जाए। जैसे 15 होता है ना, आप उसी तरीके से वो फौरी एक्शन लिया जाए ताकि एक माहौल जो है वो साफ सुथरा रहे। अब इंतखाबात की बातें तो बहुत हैं सर। मैं तो सुन लें गुफ्तगू छोटी सी जरा नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया है? तो पहले उनकी सुन लें, हाँ, फिर हमारी सुन लें। बिल्कुल हमारी तो सुन लिया करें ना सर। आपकी तो बड़े बड़े लोग सुनते हैं, मरियम औरंगजेब ने भी आपकी सुन ली। अच्छा। कल जो आप बात कह रहे थे ना कि तहजीब से जरा बात करें, बिलावल भुट्टो साहब, वो आज वो भी यही कह रही थी। तो वो तो उन्होंने तो कहना ही है, उनके तो हरीफ हैं वो। बिल्कुल। हम लेकिन तो सर वो निशाना तो बरी हो गए, उनपे एक मुकदमा किसी ने कायम कर दिया था उनपे भी, और उनकी वो जो थे जावेद लतीफ साहब जी, दोनों पे ना इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कोई उनकी जाती रही है वो बदजुबानी के खिलाफ, तो कोई फिर सबूत नहीं मिला, वो बरी हो गई आज माशाल्लाह। जरा नवाज शरीफ साहब का सुन लें आज क्या फरमाते हैं ननकाना में। तो अब भाई नवाज शरीफ साहब जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता अपना कोई तवानाई उनकी मुश्तमिल हो रही है। अच्छा एक बात मैं समझ रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून का जो भी शख्स उठता है ना, और भाई ये काम किसने किया? नवाज शरीफ ने। ये काम किसने किया? नवाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ साहब भी दिन रात यही लगे जी हाँ। कोई मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं लेता, कोई भी जमात का नाम भी ले लिया करें। कभी मुस्लिम लीग नून के लीडर है ना, तो मुस्लिम लीग नून ने ये काम किया, मुस्लिम लीग नून ने ये काम किया, ये भी तो कर लेना। इसमें क्या हर्ज है? कभी कभी मुंह का जायका बदलने के लिए कह दिया करें, अपनी पार्टी का नाम भी ले लिया करें, कोई पार्टी का झंडा भी ऊंचा करे। तो नवाज शरीफ साहब तो अपनी जगह है, फेस है ना वो, देखिए नहीं दुरुस्त है भाई। मुस्लिम लीग भी तो है ना, उसका भी तो तसलसल है, तो जमातों को भी तो आपको एस्टेब्लिश करना है। तुम्हारा नवाज शरीफ साहब अपनी जमातों को भी कारकर्दगी गिनवा रहे हैं। मंशूर भी जल्दी लाएं ताकि मंशूर लेके फिर मंशूर तो पता नहीं अब क्या, मंशूर यही है जो आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं आपको जी सर, कि आज हमारे भाई जो है सुहेल वड़ाइच जी, उन्होंने कहा है जी कि 1985 के इंतखाबात जो थे ना, उनमें जो आज़ाद उम्मीदवार थे मैदान में वो 1028 थे जी, आज़ादों का मेला। और आज अब जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3248 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इतनी है, इतनी है, बिल्कुल इतनी है। तो 3000 से ज्यादा हैं आज़ाद उम्मीदवार। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 1985 में तो कोई जमाती उम्मीदवार था ही नहीं। इस पे मैंने आपसे पूछा था सर, आपने हाँ बताया था। सारी किसी जमात को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी जमात के तौर पर, तो हर शख्स आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ले रहा था, हर एक का अपना निशान। अब तो जमातें भी तो है ना, आपने कहा था आधा इंतखाब ये गैर जमातें हैं ना। अब मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, JUI है, MQM है, तहरीके इस्तेहकाम है, हमारे अब्दुल अलीम खान साहब की और हमारे जहांगीर तरीन साहब की, तो ये सारी जमातें, और परवेज खट्टक साहब की पार्लियामेंटेरियन है, PTI पार्लियामेंटेरियन। गुजारिश ये है कि बेशुमार जमात, तहरीके लबैक है, जमातें इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं, उनके उम्मीदवार भी हैं, बिल्कुल है, उसके साथ ही आज़ाद हैं। तो आज़ाद 3000 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं, और सबकी निगाहें क्या बरकत देखे क्या पड़ गई है सर। निगाहें भी इन पे हैं सब, और निगाहें भी इन पे हैं। और ये है कि PTI के 2-2, 3-3 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आप एक बात सुन ले, और मैंने सोचा कि यार मैं चेक करूं कि 1985 में हमारी आबादी कितनी थी। अच्छा, अब बताएं कितनी होगी, अंदाजा लगाएं। 10 करोड़। हाँ, आपको कोई प्राइज मिलना चाहिए। 10 रुपए मिलने चाहिए। 10 रुपए आपके साइन करके। आप देखें 9 करोड़ 70 लाख हमारी आबादी थी। 9 करोड़ 70 लाख 1985 में। और आज कितनी है? 24 करोड़ और 92 लाख, 52 लाख, 52 लाख। और 15 और 24, 35 और 50 साल हो गए तकरीबन। 85 से 40 है, 85 से 24 और 15 और 40, 39।
39 साल में 15 करोड़, यानी 10 करोड़ से 24 करोड़, 15 करोड़ का तकरीबन इजाफा हो गया। और अब आइंदा जो 40 साल में तो 25 करोड़ का इजाफा होगा, क्योंकि ये भी तो बच्चे दे रहे होंगे ना जितने बड़े हैं। सही तो बात। आप जाएंगे कहाँ? वसाइल की तरह जाएंगे, आपके आपका मुल्क कहाँ जाएगा? किसी को फिक्र है? किसी के मंशूर में ये बात है? नहीं सर, यही तो आप देखें, किसी को जोर दे रहा है इस बात पर? सबसे बड़ा खतरा जो पाकिस्तान को लाक है वो आबादी में इजाफे का है, जो तेजी से इजाफा हो रहा है, तेजी से। आप देख ले क्या हुआ है, हशर देखें। और उस वक्त 237 नशिस्तें थी कौमी असम्बली में, अब 266 है, अब 336 हैं टोटल, सारी मिला के। वो भी सारी मिला के थी। सही सही। तो बात ये भाई, अब अगर ये सबसे बड़ा मसला, ये सिर्फ मैंने तो सर पकड़ के बैठ गया कि आबादी में इतना इजाफा, हम जाएंगे कहाँ? क्यों नहीं? कोई जगह नहीं होगी पाँव रखने के लिए। आपकी शाही साहब मुलाकातें होती रहती है ना जाहिर है इन लीडरान से, तो क्या वजह, क्यों नहीं मतलब यानी कि ये लेकर आते अपने? इनको पता ही नहीं है आबादी क्या चीज़ है, पता में समझ नहीं है। आप देखें इस वक्त कोई तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। 2 करोड़ अफराद हैं, 2 करोड़ जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं बहुत लाखों में। और वो हमारे एक मुबश्शिर हुसैन चांद हैं, उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है। अच्छा। वो झुग्गियों में स्कूल बनाते हैं। अच्छा। और उनको परवरिश करते हैं, बच्चों को तालीम से देते हैं। अच्छा। और वहाँ जनाब उनको कुरान की तालीम देते हैं, उनको मैट्रिक कराते हैं, स्कूल खोले हुए हैं। और मैं हैरत में मुब्तला हूँ, हर बड़े शहर के गिर्द देखिए अब वो झुग्गियाँ मौजूद है, खाना बदोश मौजूद है। मेरा अपना पोता जो है अरसल, वो भी उनका एम्बेसडर बना हुआ है। अच्छा। हाँ जी। और मेरी बहू जो है वो दिन रात काम करती वहां जाके। सर लेकिन प्राइवेटली ये काम हो रहा है ना। नहीं, सवाल ये है हमें नींद कैसे आती है? लाहौर में रहने वाले पुख्ता मकानों में जो लोग रह रहे हैं उनको नींद कैसे आती है, जबकि उनके लाखों हम वतन जो हैं वो उनके इर्द गिर्द वो जनाब बिल्कुल खुली छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा ही है। ऊपर टाट की छत है और कहीं वो भी नहीं है, और एक एक छोटी छोटी झुग्गी में जानवरों की तरह ठुसे हुए हैं। और कराची के बाहर देख लीजिए, दूसरे शहरों के बाहर देख लीजिए, ये खाना कोई हमें फिक्र है? सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि प्राइवेटली तो लोग कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के इकदाम करती हैं। प्राइवेट करने का काम भाई सरकारी सतह पर क्यों उनको नहीं है? अभी अब मैं देख रहा था वो मोदी साहब जो थे जा रहे वजीर आजम भारत के, एक छोटे से घर में बैठे थे जो घर बना के दे रहे हैं लोगों को। एक ऐसे बस 2 कमरे खड़े हो गए, कोई पलस्तर वगैरह उस तरह नहीं है, जो भी एक होता है गरीबाना मकान। लेकिन लोग झुग्गियों से उठ के उन मकानों में आए थे तो बड़े खुश थे और यानी भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। तो आप ये देखिए अब सिंध में भी ये बिलावल साहब कहते हैं ना, 1 कमरे का मकान बन रहा है, ना उसमें गुसल खाना ना बावर्ची खाना। वो कहते हैं भाई ये पहले जो आए हैं झुग्गी से उठ के आ रहे हैं ना, 1 कमरे का मकान बना रहे हैं। सर आप देखें ये काम करने के हैं, हमें नींद कैसे आती है कि ये बच्चे जो हैं ना स्कूल में जा रहे हैं, ना रोजगार है, 2 करोड़ 62 ना लाख तालीम है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है पाकिस्तान। तो फिर कैसे सोते कैसे हैं लोग? ये और आबादी रोकें उसको। और फिर जो पैदा हो चुके हैं उनको तो संभालें, बिल्कुल, और कुछ पैदा होने वाले को रोकें, कमी करें। तो मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है दिन रात। बाकी तो नारे हैं, वादे हैं, अपनी दुनिया है। आपने सर सिंध का जिक्र किया, वहाँ पे कुछ गांव हैं टंडोला यार में, टंडो, सुमरो, राशिदाबाद। ये वही है कि लोग जो हैं कम्युनिटी सतह पर उन्होंने इतने शानदार मॉडल विलेजेस बनाए हुए हैं कि देख के जो है वो हम मतलब रश का भाई सारे लोग तो नहीं आ रहे ना उसमें। मसला यही है, करने का काम तो ये है कोई 5000 ऐसा ना हो जो खुले आसमान के नीचे सोए,
कोई ऐसा ना हो जो भूखा सोए। अब ये कैसे होता है? का अल्लाह के फरिश्ते जो हैं उस पूरे मोहल्ले पे लानत भेजते हैं जिसमें कोई एक भी जो है भूखा सो जाए। ये हमें फिक्र नहीं है। सर बिलावल लेकर तो आ रहे हैं प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पे, भूख मिटाओ। ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बिलावल भुट्टो साहब आज सरगोदा के जो सुलेमानपुरा स्टेडियम है भलवाल में, वहाँ पर आज मौजूद रहे। वहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। ये बेसिकली यहाँ पर 2 हलके हैं, NA-83 NA-85, और ये वही हलके हैं जहाँ पर वो इलेक्शन को मुलतवी करवाने की कोशिश की गई थी जाली डेथ सर्टिफिकेट देके। तो एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया। हाँ जी, उसका जाली सर्टिफिकेट बनाया गया। वो दोनों हलकों में थे उम्मीदवार। इंतकाल पहले हो गया था, 2 जनवरी को हो गया था। सर्टिफिकेट बाद का बनाया गया उनके बेटे ने, ताकि इंतखाब मुलतवी हो जाए। तो दोनों, मगर फिर पता चल गया मोहसिन शाहनवाज रांझा जी मैदान में आ गए। उन्होंने वो जालसाजी पकड़ ली और फिर लेने के देने पड़ गए और वो इंतखाब। अब इलेक्शन कमीशन ने उस जो मुलतवी नहीं हो सका, हाँ, वो जो साहब हैं जो इनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का कहा है कि जिन पे आप कार्रवाई चले। सर उन्होंने फरमाया कि ज़रा क्विकली सुन लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो तो ये चंद साहब है ना यहाँ जी, बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुन लें सर। ये नहीं, उम्मीदवार चंद है यहाँ, नदीम अफजल चंद साहब। वो है नहीं सर, हल्का नहीं सर, ये मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जो भी, हाँ, मैं सर गुफ्तगू सुने ना मेरे पास से, मैं आपको बता देता हूँ। दिखाइए जी। बातें तो सर वही हैं। देखिए, जो बिलावल हैं, अभी वो नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया कभी पीपल्स पार्टी का, जरदारी साहब का, बिलावल साहब का अपनी किसी तकरीर में। ना वो कर रहे हैं और ना ही जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं पार्टी पॉलिसी हमने खिलाफ नहीं बोला। नहीं, इसलिए बिलावल जो कह रहे हैं इंतकाम की सियासत नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब जो इस वक्त जो मुझे PTI के लोगों की जो शिकायत मिल रही हैं, उन पे जो कहीं उफ्ताद पड़ी हुई है। अब वो हुआ रात मियां आजर साहब जो हैं जी, उनके घर पे पुलिस जो है उन्हें छापा मार दिया। ये मजलिस उस पर आवाज बुलंद करे ना बिलावल। अगर वो PTI के साथ जुड़ना चाहते हैं, फिर उनके साथ जुड़ जाए ना अच्छी तरह। तो बाकी तो उनके सपोर्टर या वोटर्स को बस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बात ये है, देखिए बिलावल का जरा पैदा मुश्किल है कि ऐसा है, वो पीपल्स पार्टी को असर और जिंदा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सर्वे बता रहे हैं कि उनकी बात है, उसका वजन पड़ लोग सुन रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इतना नीचे जा चुकी थी कि ऊपर आते आते वक्त लेगी ना। तो माना हमारी दुआएं उनके साथ हैं। ठीक है, लेकिन नून लीग तो ये कह रही है ना कि आपने ये एक तरह से आप इमरान खान पार्ट 2 प्ले कर रहे हैं ना, वही जबान इस्तेमाल करके, वही सब कुछ करके वोट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो नहीं, अगर मिले तो इमरान खान जो थे, इस जुबान के अलावा भी बहुत कुछ थे ना। ये तो बाद में आई ना, ये जुबान तो उनके पास बाद में आई है। मैं तो हैरान हो गया हूँ सर। मैं तो 16 महीने वजीर खारजा भी रहे ना। 2014 के धरने के बाद जो ना, वो एक ऐसी जुबान उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू की, ओए तोए की, और पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन उससे पहले तो बड़ी शाइस्तगी होती थी, मतानत थी, बड़े हम मुतअस्सर होते थे उनकी शख्सियत से, उनकी बातों से, बड़े प्यार से बात करते थे। सर फिर आपने वो उन लोगों का नहीं सुना जो क्रिकेट उनके साथ खेल चुके हैं, जो उनके साथी हैं? वो भी बताते हैं कि वो जब सुनाने पे आते थे ना, वो दूसरी बात नहीं, वो किसी की सरनविश करना और बात है। नतीजा तो दिखाया ना उन्होंने, वर्ल्ड कप तो जीत के दिया ना। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सर एक मुरासला जो आया है वो बड़ा अजीबोगरीब है। आप मरासलों को छोड़ें, अच्छा, ये मरासले आते रहेंगे। अच्छा, वो कभी मरासला आता है, कभी उसकी तरदीद आती है। इस्लामाबाद में किसी ने अफवाह उड़ा दी, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं, फिर उसकी तरदीदें हो रही हैं। इनको ये जो मरासले जारी करने वाले हैं, एक अपना काम करें, खौफो हरास पैदा ना करें, कुछ तमीज सीखें, अपने काम पे तवज्जो दें और जो जरूरत की बात करें। इस तरह लोगों में खौफो हरास पैदा करने से कुछ नहीं होगा। सर कह रहे दहशतगर्द जो हैं वो बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, इंतखाबी नताइज छीन के ले जा सकते हैं। छीन के ले जाते, तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ इतनी बड़ी दहशतगर्द फोर्स होगी और वो अपना, यानी आप देखें, फौज को आप तलब कर रहे हैं, पुलिस को आप तलब कर रहे हैं, 2,70,000, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन बदतमीज है ये? इसमें क्या देखना चाहिए ना, लोगों में खौफ फैला रहे हैं।
खौफ जो है उससे मायूसी फैलती है। वोटर निकलेगा नहीं सर फिर। अभी तो आप देखें, बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे एक भेजा है हमारी बेटी ने, डॉक्टर सवेरा ने, अच्छा, कि ये जो 128 का हल्का 128 यानी 128 जिसमें ओन चौधरी जो है ना जी, तहरीक इस्तेहकाम के आईपीपी आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके उम्मीदवार हैं वो, और उनका निशान है औकाब। बिल्कुल। तो अब वो यानी मुस्लिम लीग नून के और आईपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून ने उनके मुकाबले में आदमी खड़ा नहीं किया। बैनर्स पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, उनकी भी लगी हुई है। तो किसी ओन चौधरी है ना, किसी ने आगे फर लिख दिया, तो फिर ओन चौधरी हो गया। अल्लाहु अकबर। सर ये NA 128 मेरा ख्याल है, नहीं वो NA 118 है, वो जिसमें हमजा शहबाज और आलिया हमजा हैं, वो बड़ा दिलचस्प है सर। उसमें वो हमजा शहबाज हैं, वो आलिया हमजा हैं, और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो वैसे ही आलिया के डसे हुए हैं। अच्छा, अदालत आलिया, अदालत आलिया, अदालत आलिया। चलिए सर, आज बरसी जो है वो आज जी देखिए, बात यह है कि आज हमारे बहुत प्यारे भाई मुन्नू भाई बहुत ज़बरदस्त अखबार नवीस थे, कॉलम निगार थे, ड्रामा नवीस थे, और शायर थे, पंजाबी के कमाल के शायर थे। उनकी छठी बरसी थी, 6 साल हो गए उनको हमसे रुखसत हुए। वो सुंदस फाउंडेशन एक अदारा है, अच्छा, उसके साथ वो जुड़े हुए थे, जो थैलेसीमिया के बच्चों को खून फराहम करता है। अच्छा, बिल्कुल यानी फ्री, ठीक है, और यानी एक खिदमत अंजाम देता है। सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो हैं जिनको खून की मुसलसल ज़रूरत होती है, वो उनको खून फराहम करता है। दूसरे अदारे भी हैं इसकी ये काम कर रहे हैं, लेकिन सुंदर फाउंडेशन भी कर रहे हैं। अब उसके यासीन साहब उसके सरबराह हैं। अच्छा, और वो सोहेल वड़ाई साहब भी उनके साथ हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब आए थे, उनकी याद में वहाँ इज्तिमा हुआ, सही, और हमने उनको याद किया, उनको खराज तहसीन पेश किया। और वो मुन्नू भाई, असल नाम सर मुनीर अहमद था, वो उन्होंने उनका नाम, ये कलमी नाम मुन्नू भाई रखा अहमद नदीम कासमी साहब ने। अच्छा, और फिर वही मशहूर हो गया। अब वो हंसते थे, हम मुस्कुराते थे कि आपकी बेगम साहब आपको क्या कहती हैं। अच्छा भाई। तो वो जो है बड़ा एक मनंजा मराज शख्सियत थे, मजलूम और महकूम लोगों की आवाज़ बने रहे, उससे साथ जुड़े रहे। सोना चांदी भी उन्होंने लिखा था, सोना चांदी जो कमाल की सीरीज थी उनकी। और फिर दश्त एक ड्रामा लिखा, टीवी के ड्रामे लिखे, कमाल ड्रामे लिखे। और सोना चांदी तो खैर देखिए हर घर में, क्या हर घर में सोना चांदी तो सही बात है, उनकी बातें सुनी जाती, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर ब्रेक का वक्त और सुंदर, वो बच्चे भी उनको याद करते हैं, और बच्चे जो है जिंदगी पाते हैं सुंदर फाउंडेशन से। और हमने भी उनको याद किया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफरत करे। आमीन सर। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।